नमस्कार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सीरीज में दूसरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे लॉ में दो लॉ होते हैं, तो इसमें हम लोग फर्स्ट लॉ लिख रहे हैं। तो पहला लॉ ये कहता है कि पहला लॉ बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिफिनीशन ही है कि अगर किसी लूप में फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसमें करंट फ्लो करने लगेगा। तो पहला लॉ ये है कि when magnetic flux linked with a coil changes with time, then an EMF induced in the coil। ये इनका पहला लॉ का फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ जरूर इंड्यूस्ड होगा। और दूसरा लॉ इनका क्या है? दूसरा लॉ ये है कि जितना तेजी से फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ in the coil is directly proportional to induced EMF in the coil is directly proportional to rate of change of magnetic flux। मतलब जितना ज़्यादा तेजी से ईएमएफ फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज़्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ई प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पर जब हम लोग प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो वो कांस्टेंट 1 आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो ये है आपका फैराडे लॉ का सेकेंड स्टेटमेंट कि जितना ज़्यादा तेजी से फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज़्यादा ईएमएफ जनरेट होगा, और जितना ज़्यादा ईएमएफ जनरेट होगा उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। भाई ये नोट में हम लोग देखते हैं कि अब जैसे मान लीजिए कि अगर हमको करंट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे। तो करंट निकालने का तरीका क्या है? करंट इन द कॉइल अगर हमको निकालना है तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ E अपान में रेजिस्टेंस R। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इस चीज़ को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास फ्लक्स दिया हुआ है कि इफ फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4 पासिंग थ्रू ए कॉइल of resistance 5 ohm in passing through a coil of resistance 5 ohm, then find current in the coil at 2 सेकेंड। तो अब इसमें फाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको करंट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे। भाई इसमें जो फ्लक्स है वो वेरिएबल है, तो पहले हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे। तो E इज इक्वल टू क्या है? डी फाई बाई डी टी, फैराडे लॉ के हिसाब से। तो आइए हम डी फाई बाई डी टी करते हैं तो कितना आ जाएगा? 4t माइनस 3। लेकिन हमको कितने सेकेंड पर निकालना है? 2 सेकेंड पर। तो हम नीचे लिखेंगे कि एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये जो 2 सेकेंड पर ईएमएफ होगा वो कितना हो जाएगा? E इज इक्वल टू
8 माइनस 3 5 हो जाएगा ना, 5 वोल्ट हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। अब हमको करंट निकालना है। तो नाउ अगर हमको करंट निकालना है तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ईएमएफ अपान में रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ कितना है 5, रेजिस्टेंस कितना है 5, कितना आ गया 1। तो इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट कितना हो गया 1 एम्पियर हो गया। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं लेंज लॉ। अब देखिए लेंज लॉ क्या होता है कि फैराडे लॉ का ही मॉडिफाइड फॉर्म है लेंज लॉ। फैराडे लॉ में क्या बताया जाता है कि फैराडे लॉ में हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और उसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा ये हम लोग फैराडे लॉ से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक लेंज लॉ है जो कि फैराडे लॉ में ही थोड़ा सा संशोधन किया गया है। तो लेंज लॉ ये बताता है कि किस तरह से हम लोग डायरेक्शन निकाल। तो आइए लेंज लॉ का स्टेटमेंट लिखते हैं और जानते हैं कि ये क्या है। इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे नहीं, करंट से स्टार्ट करते हैं। इंड्यूस्ड करंट flows through the coil in such a way that it always opposes the change in flux। मतलब कि जो लूप में इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा उसका डायरेक्शन हमेशा इस तरह से होगा कि वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करे। अब ये बात जो है एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे तभी जाकर के समझ में आती है। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो अब जैसे मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि इसमें हम परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं। और इसके बाद मान लेते हैं कि यहाँ पर एक लूप है और ये लूप जो है इसमें इंटर कर रहा है। और एक दूसरा लूप है मान लेते हैं इसी सिचुएशन में जो कि यहाँ से निकल रहा है, ताकि हमको थोड़ा आसानी हो जाए। ये देखिए अब हम लोगों को लेंज लॉ ये कह रहा है कि इसमें अब सबसे पहली बात कि इसमें हम लोग देखेंगे कि फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे ये लूप अंदर जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ लाइंस इसमें इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब इसमें जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसमें जो फ्लक्स है वो इंक्रीज हो रहा है। उसी तरह से इस वाले लूप में जैसे जैसे ये बाहर निकलेगा नंबर ऑफ लाइंस डिक्रीज होंगी। इसका मतलब है कि इसमें जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो मतलब दोनों में फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब देखिए लेंज लॉ ये कहता है कि अगर, अच्छा, फैराडे लॉ ये कहता है कि जब अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, करंट फ्लो करेगा। और लेंज लॉ ये कहता है कि करंट का डायरेक्शन इस तरह से होना चाहिए कि फ्लक्स को अपोज किया जाए। अब अपोज करने का मतलब ये है कि अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो करंट इस तरह से फ्लो करेगा कि उस फ्लक्स को डिक्रीज कर सके, और अगर फ्लक्स डिक्रीज होगा तो करंट इस तरह से फ्लो करेगा कि उस फ्लक्स को वो इंक्रीज कर सके, बढ़ा सके। अपोज का मतलब है कि अगर बढ़ रहा होगा तो घटाएगा और घट रहा होगा तो बढ़ाएगा। तो अब देखिए, तो अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो इस फ्लक्स को घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें करंट इस तरह से फ्लो करना पड़ेगा कि उसका मैग्नेटिक फील्ड दिए गए मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो, तभी जाकर के वो फ्लक्स घट पाएगा, डिक्रीज हो पाएगा। तो यहाँ पर पहले से जो मैग्नेटिक फील्ड दिया है वो अंदर की तरफ है, तो इसमें करंट इस तरह से फ्लो करेगा कि उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, बाहर की तरफ हो जाए। ये हम डबल सर्कल बना के जो लिख रहे हैं वो क्या है, ऐसा होना चाहिए। तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड से हम डिसाइड करेंगे कि इसमें करंट क्या लें, क्लॉकवाइज लें कि एंटी क्लॉकवाइज लें। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बाहर रखना चाहते हैं तो करंट का डायरेक्शन इसमें क्या लेना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा।
तो इसका मतलब है कि इस लूप में जो करंट फ्लो करेगा उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। एक बार दोबारा से भी इसमें बताते हैं। देखिए इसमें क्या था, पहले हम लोग देखे कि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो अब हमको क्या करना है कि इस फ्लक्स को डिक्रीज करना है। और फ्लक्स डिक्रीज कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में रखने से होगा। अब पहले से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें करंट ऐसा लेंगे कि उसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो। तो हम पहले ही बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लिख लिए। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से यहाँ पर करंट को देखेंगे, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब इस लूप में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। और इसी तरह से दूसरे लूप में आते हैं। इसमें जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, अपोज करना है। अपोज करने का मतलब है कि अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग फ्लक्स को बढ़ाएंगे। और फ्लक्स को बढ़ाने के लिए जैसा मैग्नेटिक फील्ड दिया रहता है वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड हमको भी लेना पड़ता है। इस लूप की वजह से वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, तभी जाकर के वो उसको सपोर्ट कर पाएगा, बढ़ा पाएगा। तो पहले से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ दिया हुआ है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो उस फ्लक्स को बढ़ाने के लिए इसमें करंट ऐसा फ्लो करेगा कि उसका भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो जाए। और मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ है तो करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर करंट, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, लेकिन यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। अब इसी तरह से आइए एक दो एग्जांपल और करते हैं। मान लीजिए सपोज दैट हम इस बार जो है बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर एक हम ऐसा लूप ले लेते हैं टेढ़ा मेढ़ा, जिसका एरिया जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब ये लूप जो है, क्वेश्चन में ये दे रहा है कि ये जो लूप है वो धीरे धीरे फैल रहा है। तो जब लूप फैलेगा तो आप बताइए कि इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा। अब ये लूप धीरे धीरे फैल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो फ्लक्स है वो भी इंक्रीज कर रहा होगा। और फ्लक्स अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो हमको फ्लक्स डिक्रीज करवाना है। तो सबसे पहली बात इसमें ये पता चल गया कि जो फ्लक्स है वो इंक्रीज कर रहा है, तो जब फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो हमको फ्लक्स डिक्रीज करवाना है। और फ्लक्स डिक्रीज करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें करंट इस तरह से फ्लो करना पड़ेगा कि उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, अंदर की तरफ हो जाए, तभी तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो इसमें अगर करंट अंदर की तरफ, मतलब इसमें अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ हो जाए तो इसमें करंट क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे ये लूप फैलना शुरू करेगा इसमें करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब इस लूप में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। एक और एग्जाम्पल आइए इसमें देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है और इस वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है, और ये क्वेश्चन में दिया है कि करंट जो है टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। और इसके ऊपर एक लूप दिया हुआ है, इस लूप का नाम है S1, और इसके नीचे एक दूसरा लूप दिया है, इसका नाम है S2। और बताना है कि S1 और S2 में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इस वायर की वजह से यहाँ पर और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ। करंट इंक्रीज हो रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने से इसका भी फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है और इसका भी फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। चलिए, अब इसका मतलब ये है कि फ्लक्स अगर इंक्रीज होगा तो हमको डिक्रीज करवाना पड़ता है, और डिक्रीज करवाने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्या लेते हैं, उल्टा लेते हैं। तो पहले से मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर की तरफ है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि S1 में करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज, क्योंकि अगर करंट क्लॉकवाइज होगा तभी इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा और तभी फ्लक्स को डिक्रीज कर पाएगा। और S2 में जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए पहले से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ दिया हुआ है, तो इसमें करंट ऐसा फ्लो करे कि उसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो, और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए,
एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।